अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी सीरीज़। सो हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। आई होप आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। वीडियो में देर इसकी वजह से हुई है क्योंकि हमारे एरिया में कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू था, उसकी वजह से वीडियोस नहीं आ सक रही थी। पर इंशाल्लाह अब मैं थोड़ी कंटिन्यूटी को फॉलो करूँगी और वीडियोस जो है वो रोज़ अपलोड करूँगी। ओके, सो चलें टॉपिक पर आते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर, यानी नाम से पता चल रहा है ये कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें कार्बन का भी अमाउंट होगा और वाटर का भी अमाउंट होगा। द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड कार्बोहाइड्रेट इज़ हाइड्रेटेड कार्बन। जो अगर हम इस वर्ड की मीनिंग देखें कार्बोहाइड्रेट वर्ड की, तो इससे पता चलता है कि हाइड्रेटेड कार्बन यानी वाटर कंटेनिंग कार्बन, यानी कोई ऐसा कार्बन होगा जिसके अंदर पानी भी मिल रहा होगा। Thus, biomolecule contain carbon, hydrogen and oxygen as element where the hydrogen and oxygen are present in the simple ratio is 2:1। कह रहा है इसके अंदर हमें कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स मिलते हैं। और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है ना, वो बिल्कुल सेम होता है जैसे वाटर के अंदर मिलता है। हमें वाटर के अंदर क्या मिलता है रेशो? देखें H2O है। यहाँ पर देखें 2 एटम हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का, तो ये हमारा पानी का रेशो है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन के साथ जो वाटर का रेशो मिलता है वो इतना ही मिलता है। यहाँ पर ये बात हो रही है। ओके, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज CnH2nOn। जो जनरल फार्मूला है वो CnH2nOn है। यहाँ पर n की जगह पर आप कोई भी होल नंबर लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है, जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। जैसे अगर यहाँ पर 3 हो गए तो ये ट्रायोज शुगर हो जाएगी, अगर 4 हो गए तो टेट्रोज हो जाएगी, अगर 5 हो गए तो पेंटोज शुगर, 6 हो गई तो हेक्सोज शुगर। तो जैसे जैसे इसके n पर हम होल नंबर लगाते जाएंगे उस तरीके से हमारे जो होगी ना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी कार्बोहाइड्रेट की, और उस तरीके से फंक्शंस भी बढ़ते जाएंगे और अलग अलग जो है शुगर उसका अलग अलग काम होगा, अलग अलग रोल होगा, अलग अलग फंक्शंस होंगे और स्ट्रक्चरल रोल होगा। According to IUPAC, carbohydrates are defined as the polyhydroxycarbonyl compounds. Carbonyls are aldehydes and ketones। कह रहा है केमिस्ट्री के हिसाब से, आप केमिस्ट्री के अंदर IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे कि बेसिकली मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। तो कह रहा है नॉर्मली तो हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं, बट अगर हम इनकी डीपली स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। अब पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स होता क्या है, उसके लिए हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। देखें लिखा है पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है मल्टीपल OH ग्रुप्स होंगे। मल्टीपल OH ग्रुप्स का मतलब होता है ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। OH ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, COR ग्रुप है। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ अगर अटैच होते हैं तो उसकी फंक्शनली सारी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये किसी भी मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है, या आप इंटर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अगर OH ग्रुप्स होंगे तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। उसके बाद इसने कहा कार्बोनिल है, कार्बोनिल का मतलब है इसके पास C डबल बॉन्ड O एक फंक्शनल ग्रुप होगा। उसके बाद यहाँ पर देखें कि कार्बोनाइल के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है अल्डिहाइड, एक होता है कीटोन। अल्डिहाइड का ये फार्मूला है, कीटोन का ये फार्मूला है। स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे जिस शुगर के ऊपर अल्डिहाइड ये वाला लगा हुआ होगा तो वो अल्डोज शुगर कहलाएगी, और जिसके ऊपर ये वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा वो कीटोज शुगर कहलवाएगी। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है मल्टीपल OH ग्रुप्स, कार्बोनाइल का मतलब है C डबल बॉन्ड O होगा इसमें फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद इसके ऊपर अल्डोज भी होगा और कीटोन भी फंक्शनल ग्रुप होगा। तो इस सारे का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। ओके, तो चलें इसको आगे रीड करते हैं। कह रहा है मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर प्लांट्स बिकॉज दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स इज प्राइमरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
कह रहा है कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मेन जो सोर्स है बेसिकली जहाँ से हमें मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट वो प्लांट ही होता है, क्योंकि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर ग्लूकोज बना रहे होते हैं। तो ग्लूकोज हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट। तो मेन कहाँ से कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, हमारा प्लांट से ही आ रहा है। ओके, अदर बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज। फिर मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट में से दूसरी चीज़ों को बनाते हैं, अमीनो एसिड है, लिपिड्स हैं, दूसरी चीज़ों को फिर हम इन कार्बोहाइड्रेट से बनाते हैं। वो किस तरीके से बनाते हैं वो हमारा टॉपिक नहीं है, बट हम बनाते हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट इफ फील्स देयरफॉर कॉल्ड सेक्रम। इनका थोड़ा मिठास वाला टेस्ट होता है, इसलिए इसके लिए इसको सेक्रम कहा जाता है या सेक्राइड कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर्स, इनको शुगर्स भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट फाउंड अबंडेंटली इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। कार्बोहाइड्रेट जो होता है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। जैसे सेल्यूलोज मिलता है सेल वॉल ऑफ प्लांट के अंदर। अब ये सेल्यूलोज क्या होता है, चलें देख लेते हैं। देखिए ये हमारा एक प्लांट सेल है, ठीक है, ऐसा होता है ना प्लांट सेल। इस प्लांट सेल के बाद पास सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसकी हो गई सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद इसके पास एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होता है जो इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। वैसे नॉर्मली सारे सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जैसे हमारा एनिमल सेल हो गया, उसकी सेल मेम्ब्रेन ही होती है, लेकिन प्लांट के पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो उसको आउटर मोस्ट बाउंड्री की तरह एक्ट करती है, वो होती है सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल होती है ना, इसके अंदर एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल होता है, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट ही है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना, ठीक है, और ये नॉर्मली हमें सेल वॉल के अंदर मिलता है। इसकी स्ट्रक्चर बिल्डिंग के तौर पर ये काम करता है और इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है सेल वॉल को, ठीक है। तो इसकी वजह से सेल वॉल जो है वो एज अ बैरियर भी एक्ट करती है प्लांट सेल के ऊपर। ये प्लांट सेल है, ओके। तो सेल वॉल के अंदर हमें मिल रहा है ये सेल्यूलोज। उसके बाद पेपर के अंदर मिल रहा है। पेपर बेसिकली किससे बनता है, पेपर भी तो वुड से बनता है ना, और वुड क्या है, प्लांट है। प्लांट की सेल वॉल में हमें सेल्यूलोज मिल रहा है। स्टार्च इज स्टोर्ड इन सीरियल ग्रेन्स, ट्यूबर, शुगर केन। अब देखें, मैंने बताया फोटोसिंथेसिस जब होती है तो ग्लूकोज बनता है। अब एक ग्लूकोज क्या होता है, एक जैसे ही वो बन रहा होता है डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है। डिस्ट्रीब्यूट होते 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 सब प्लांट्स के पार्ट्स को मिल जाता है और फिर सारे उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन अब जो एक्स्ट्रा बन गया और फिर वो बच जाता है, फिर उसको वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। जैसे ही वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं तो स्टार्च भी एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ग्लूकोज को वो स्टार्च में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर लेते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो स्टार्च भी स्टोर होता है, किसके अंदर स्टोर होता है, उनकी ग्रेन्स के अंदर, ट्यूबर्स के अंदर, शुगर केन के अंदर स्टोर हो जाता है। और ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है कार्बोहाइड्रेट, और फंक्शनल रोल भी प्ले करता है। अब स्ट्रक्चरल रोल का मतलब क्या होता है, देखें, सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज था वो उसकी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प दे रहा था। उसके बाद में इसके मुख्तलिफ फंक्शनल रोल्स हैं। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारा ग्लूकोज बनता है, उसके अंदर हमारा एटीपी बनने में उसकी हेल्प हो रही है। तो मुख्तलिफ इसके फंक्शनल रोल भी होते हैं और स्ट्रक्चरल रोल भी होते हैं। तो चलें अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। आई होप आपको ये कार्बोहाइड्रेट का इंट्रो समझ में आया होगा। तो चले जी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? We have discussed earlier that carbohydrate molecules are also called saccharides। हमें पता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल होता है उसे सैक्राइड कहा जाता है, यानी शुगर। और इस शुगर को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। अब ये मोनो, ओलिगो और पॉली होता क्या है? मोनोसेक्राइड का मतलब होता है, मोनो मीन्स 1, सेक्राइड मीन्स शुगर, यानी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल होगा और इसको हम ज़्यादा अगर तोड़ेंगे, नॉर्मली हम इसको ज़्यादा तोड़ नहीं सकेंगे। चलिए इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। द ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स विच कंटेन ओनली 1 शुगर मॉलिक्यूल, कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही शुगर का मॉलिक्यूल हो। अब ये किस तरीके से होता है? मैंने आपको बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट का जो छोटा यूनिट होता है वो मोनोसेक्राइड होता है।
तो मोनोसेकेराइड उसका छोटा यूनिट है, उस छोटे यूनिट को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये एक ही यूनिट होता है शुगर का, इसको आप ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। दे कैन नॉट हाइड्रोलाइसिस, उनकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती, वो जो होते हैं वो फर्दर टूट नहीं सकते ड्यू टू दिस रीज़न, इसकी ही रीज़न की वजह से, क्योंकि वो पहले से ही एक है और टूट के वो बना क्या लेगा, आगे कुछ नहीं बना सकता, इसके लिए वो हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। जैसे आपने एक दीवार बनाई, ठीक है, आपने दीवार बनाई, दीवार का छोटा यूनिट हो गया ईंट। आपने जैसे ही उस ब्रिक को निकाला, उस ईंट को निकाला, उस ईंट को आपने तोड़ दिया, जैसे ही तोड़ दिया आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला ना। तो सेम एज इट इज़ आपका मोनोसेकेराइड छोटे में छोटा यूनिट है, उसको आप फर्दर तोड़ेंगे भी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही वो छोटा यूनिट होता है, तो उसको तोड़ा नहीं जाता बेसिकली। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है CnH2nOn, ठीक है। और राइबोस का जैसे यहाँ पर 5 लग गया, ठीक है, तो 5 2 जा, यहाँ पर N की जगह पे मैं 5 लिखूंगी तो 5 2 जा 10, ये रहा 10, उसके बाद O की जगह पे 5 आ गया, ठीक है। तो ये N जहाँ पर भी है वहाँ पर 5 दे दें और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये राइबोस शुगर बन जाएगी। फ्रक्टोज के अंदर 6 होते हैं, तो ये हेक्सोज शुगर होती है, इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। इसके एग्जांपल्स दिए हैं कि ये राइबोज है, फ्रक्टोज है, ये मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स दिए हैं। ऑल आर फाउंड इन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विद स्वीट टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर, ये सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं, उनका स्वीट टेस्ट होता है, पानी के अंदर भी सोल्यूबल होते हैं। मोनोसेकेराइड कैन फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन देम। अब कह रहा है मोनोसेकेराइड को हम कार्बन एटम्स की बेस पर भी क्लासीफाई करते हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि मिस ये ट्रायोज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है। अब इसका मतलब ये है कि ट्रायोज मीन्स 3 शुगर है, टेट्रोज मीन्स 4 शुगर है, पेंटोज मीन्स 5 शुगर है। नहीं, ऐसा नहीं होता। 5 शुगर मॉलिक्यूल, 3 शुगर मॉलिक्यूल, ये ट्राई, टेट्रो, पेंटा, हेक्सो, ये इनको कार्बन नंबर की बेस पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है तो ट्रायोज, ट्राई मीन्स 3 कार्बन, ओज मीन्स शुगर का मॉलिक्यूल, यानी ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल जिसमें 3 कार्बन होंगे। टेट्रोज मीन्स 4 कार्बन वाला शुगर का मॉलिक्यूल, पेंटोज मीन्स 5 कार्बन वाला शुगर का मॉलिक्यूल, हेक्सोज और हेप्टोज रेस्पेक्टिवली इसी तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर यही बात की गई है, जो ओज सफिक्स होता है ये इस्तेमाल होता है शुगर के लिए, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए हमने ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सो इस्तेमाल किया है। चलें इसको देख लेते हैं कि ट्रायोज क्या होता है। ट्रायोज जो होता है उसका ये फॉर्मूला होता है C3H6O3, और उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ग्लाइसरोज, ग्लाइसल्डिहाइड, डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन एक्सेट्रा। ये आपको नेम्स याद करने हैं और इनका फंक्शन भी याद करना है, बिकॉज दीज ऑल मेंशन इन योर बुक। ओके, और टेट्रोज जो है वो C4H8O4 है, एरिथ्रोज, एरिथ्रोलोज। ओके, पेंटोज जो है वो राइबोज, राइब्यूलोज, और हेक्सोज के अंदर आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज आ जाता है, और हेप्टोज के अंदर आपका ग्लूकोहेप्टोज आ जाता है। अब इन सारे शुगर के जो काम है वो कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ मैं आपको बता देती हूँ। केड़ा है जो ग्लाइसरोलोज है और डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन जो है, ये इंपॉर्टेंट ट्रायोज होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लाइकोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है या जो साइकिल चलती है उसके अंदर ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ओके, हाँ, तो क्या कह रही थी, जो साइकिल चलती है, सेलुलर रेस्पिरेशन है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारी आप पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक्स वाले में, उसमें ये हमारे मॉलिक्यूल्स बन रहे होंगे। तो ये कह रहे हैं ये रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। टेट्रोज आर रेयर इन नेचर। अच्छा ना, यहाँ पे रेस्पिरेशन सांस लेने वाला रेस्पिरेशन नहीं है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंट होता है। रेस्पिरेशन में हमारा क्या होता है, ग्लूकोज की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारा जो ग्लूकोज ब्रेक हो रहा होता है, फिर उससे ATP बन रही होती है। और ब्रीदिंग में क्या होता है, हम गैसेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, यानी सांस ले रहे होते हैं। तो प्लीज़ इसको रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग से मत मिलाना। टेट्रोज आर रेयर इन नेचर, टेट्रोज बोला है बहुत रेयर होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज के अंदर मिलते हैं। पेंटोज जो है वो बेसिक स्केलेटन बनाता है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, उसके अंदर पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन वाली शुगर होती है। आगे पढ़ेंगे, पर मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। देखें, ये एक न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक पेंटोज शुगर 5 कार्बन शुगर लगी हुई है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है आपका जो है न्यूक्लिक एसिड का।
उसके बाद है हेक्सोज, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोस्ट अबंडेंट शुगर भी है हेक्सोज, क्योंकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचर में पाई जाती है। और ग्लूकोज जो है आपको राइप फ्रूट के अंदर मिलेगी, पका हुआ जो भी फ्रूट है, बिल्कुल राइप इन फ्रूट है, उसके अंदर आपको मिलेगी। स्वीट कॉर्न के अंदर ग्लूकोज मिलेगा, हनी के अंदर आपको मिलेगा, उसके बाद आपको शुगर केन में मिलेगा, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों में मिलेगा। और अनदर हेक्सोज प्रेजेंट इन फ्रूट इज कॉल्ड फ्रूट शुगर। अब जो फ्रक्टोज होती है, जो फ्रूट्स के अंदर शुगर होती है, देखिए अब शुगर जो होती है वो हर चीज़ में प्रेजेंट होती हैं। आप जब कोई भी फ्रूट खाते हैं आपको एक मिठास फील होती है, वो फ्रक्टोज शुगर होती है, ठीक है, वो फ्रूट शुगर कहलाई जाती है। और कह रहा है इनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो रिंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और ओपन चेन के स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। देखें ये एक राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर है, ठीक है, ये वाली शुगर है राइबोज, कहाँ गई, ये रही राइबोज, ठीक है, पेंटोज शुगर के अंदर आती है, राइबोज शुगर है, उसके अंदर ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर एक इसका क्लोज स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब कार्बन के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो क्लोज स्ट्रक्चर्स भी बनाता है, ऐसे चेन स्ट्रक्चर्स भी बनाता है, ऐसे ओपन स्ट्रक्चर्स भी बनाता है। तो यहाँ पर देखें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसका एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाया गया है, और फिर दूसरे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाया गया है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर्स में जो है वो डिफरेंस नहीं है, बस एक जगह पे क्लोज है, एक जगह पर ओपन है। दूसरी बात ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल लगा गया है ये फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, और यहाँ पर भी जो लगाया गया है ये भी अल्डिहाइड है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल जहाँ पे अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिले उसे हम कहते हैं अल्डोजिस शुगर, और ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल जिसके अंदर कीटोन ग्रुप मिले उसे हम कीटोजिस शुगर कहते हैं। तो अल्डोज शुगर और कीटोज शुगर, ठीक है, ऐसे क्लासिफाई करते हैं इसको। कह रहा है द हेक्सोज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू अल्डो हेक्सोजेस आइसोमर्स। कह रहा है हेक्सोज जो है वो आइसोमर में डिवाइड है। अब देखें यहाँ पर ये हेक्सोज है ना, ये हेक्सोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों चीज़ें हैं, हेक्सोज के अंदर ये तीनों चीज़ें आती है, और ये तीनों एक दूसरे के भाई हैं। किस तरीके से, यानी एक ही फैमिली से आते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। आइसोमर्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। जैसे आप देखें कि हमने पढ़ा कि हेक्सोज जो है उसके अंदर आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, और इनका फॉर्मूला जो है एक ही है, C6H12O6। तो ये सारा फॉर्मूला इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर्स में जो है थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस आएंगी, तो उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। और कह रहा है आइसोमर जो होगा वो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट स्ट्रक्चर फार्मूला उसका डिफरेंट होगा। जैसे ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, मेनोज है, कीटोहेक्सोज है, ये आइसोमर्स हैं। फ्रक्टोज, सोर्बोज, साइसोज, ये सारे एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, भाई हैं। ओके, तो ये देखें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, मेनोज का स्ट्रक्चर, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। अब आप कहेंगे इसके अंदर कोई सा खास वो नहीं है, वेरिएशन है, यहाँ पर OH और H में डिफरेंस आ गया तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। आई बात समझ? तो आई होप आपको आ रही होगी ना बात समझ। तो मैं कुछ शुगर के आपको काम बता देती हूँ कि कौन सी शुगर कहाँ पर मिलती है और इसका यूजेस क्या होते हैं। अब जो ग्लूकोज शुगर होती है वो आपको वेजिटेबल में मिलती है, स्वीट पोटैटो के अंदर मिलती है, कॉर्न के अंदर मिलेगी आपको, ठीक है, ये ग्लूकोज की बात कर रही हूँ। उसके बाद ग्रेन्स में मिलेंगी आपको, गेहूं होता है ना, वीट, उसके अंदर मिलेगा, ओट्स के अंदर आपको मिलेगा, और बार्ले, जौ जो होता है, जौ का आटा, उसके अंदर मिलेगा आपको ग्लूकोज। उसके बाद में है फ्रक्टोज, मैंने बताया फ्रूट के अंदर मिलेगा, और गैलेक्टोज जो होता है वो मिल्क शुगर, लैक्टोज के साथ मिलता है। मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर होती है ना, उसके साथ ये कंबाइन स्टेट में मिलता है, तो इसके अंदर मतलब गैलेक्टोज मोस्ट प्रोबेबली हमें मिल्क के अंदर मिलता है। उसके बाद आ जाता है मेनोज। मेनोज आपको सिट्रस फ्रूट में मिलेगा, लाइक ग्रेप फ्रूट है और ऑरेंजेस टाइप, इस तरीके का जो सिट्रस फ्रूट है उसके अंदर आपको मेनोज मिलेगी शुगर। और मेनोज आपको नट्स में भी मिलेगा, सीड्स में भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है ग्लूकोहेप्टोज। ग्लूकोहेप्टोज बेसिकली रेयर होता है, रेयर शुगर होती है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई और एवोकाडो, बीटरूट, इस तरीके से कुछ में मिलता है।
उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका सर्बोस। ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। सर्बोस जो होता है वो आपको बेसिकली ये स्वीटनर के तौर पर यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में भी ये यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद साइसोज है, इसे पाइसोज भी पढ़ें या साइसोज भी पढ़ें, व्हाटएवर। ये जो होता है ये भी रेयर शुगर है, फिग के अंदर मिलेगा, वो होती है ना इंजीर, फिग, उसके अंदर मिलेगा, रेजिन के अंदर मिलेगा, किशमिश के अंदर मिलेगा, और यीस्ट के अंदर भी मिलता है, कुछ फंजाई बैक्टीरियाज के अंदर भी ये साइसोज मिलता है। उसके बाद भी अच्छा, इसे लो कैलोरी शुगर भी कहते हैं, लाइक ये आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे भी काम करता है, या स्वीटनर की जगह पे अल्टरनेटिव तरीके से भी काम करता है। लाइक ज़्यादा स्वीट नहीं होता तो ये स्वीट की जगह पे अल्टरनेटिव यूज़ होता है, ठीक है। ओके, तो ये कुछ इसके काम थे, आपको ज़्यादा नहीं याद करने, ये मैंने जैसे जनरल बता दिए, आपको वही याद करने हैं जो आपके बुक में मेंशन है। ये जो है ना, ये बुक में मेंशन है, बाकी आपकी नॉलेज के लिए बता दिए हैं। याद रखें तो रखें, नहीं रखें तो इट्स ओके। ओके, नाउ ओलिगोसेक्राइड। व्हाट आर ओलिगोसेक्राइड, इसको पढ़ते हैं। द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच आर मेड अप ऑफ 2 to 10 कार्बन यूनिट्स। मोनोसेक्राइड्स, हमने मोनोसेक्राइड को पढ़ा था, वो उसके अंदर एक ही शुगर होगी, लेकिन इसके अंदर 2 से 10 के बीच में जितने भी मोनोसेक्राइड आएंगे वो ओलिगोसेक्राइड होंगे। यानी ये ऐसे ओलिगोसेक्राइड होंगे जिसके अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आ सकते हैं मोनोसेक्राइड, मिलकर ओलिगोसेक्राइड बनाएंगे। दीज आर कंपेरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट, ये मोनोसेक्राइड से थोड़े कम मीठे होते हैं, और कह रहा है इनको हाइड्रोलाइज भी किया जाता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है 2 है तो 2 को तो हाइड्रोलाइज किया जा सकता है ना, 2, 3, 4, 5, वो था ही मोनोसेक्राइड एक, तो उसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है इसको फर्दर जो है वो ब्रेक करना। द मोस्ट कॉमन टाइप इज डाइसेक्राइड, एक ओलिगोसेक्राइड का टाइप होता है डाइसेक्राइड, ठीक है, जिसके अंदर 2 मोनोसेक्राइड होते हैं, और ये दोनों मोनोसेक्राइड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अब देखें यहाँ पर माल्टोज एक डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड का मतलब होता है कोई ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल जो 2 शुगर के मॉलिक्यूल से बना होगा, जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, माल्टोज। तो ये ग्लूकोज 1 ग्लूकोज 2 मिले, 2 शुगर के मॉलिक्यूल बने तो माल्टोज बन गया। माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहते हैं। तो यहाँ से देखें, एक ग्लूकोज है, दूसरा ग्लूकोज है, एक ने क्या डिनोट किया, OH किया, एक ने क्या डिनोट किया, H किया, दोनों जो हैं उस कंडेंसेशन हो गई, वाटर रिमूव हो गया, दोनों आपस में मिल गए और माल्टोज बन गया। यहाँ पर एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अच्छा, ये क्वेश्चन आ जाता है ये कौन सी लिंकेज है, तो आप आंसर लिख सकते हैं कि ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ओके। और कह रहा है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, इसका मतलब है इसके कार्बन नंबर 1। अब देखिए ना, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कार्बन शुगर है, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर देखें, ये 1 एक जो है OH जो है 1 से आया है, और जो H है वो आया है कार्बन नंबर 4 से। तो इसके बीच में जो लिंकेज बनी है वो 1 और 4 कार्बन के बीच में बनी है, इसके लिए इसे कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ओके। तो ये डाइसेक्राइड है, आपको डाइसेक्राइड समझ आ गया होगा, इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना, ये रहा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कह रहा है ग्लाइकोसाइडिक इज सिंपली अ रिंग शेप शुगर मॉलिक्यूल दैट इज अटैच्ड टू अदर मॉलिक्यूल। द शुगर रिंग में बी आइदर 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग। कह रहा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है कुछ नहीं होता, बस 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अटैच हो जाता है और फिर वहाँ पर एक बॉन्ड बना देता है, जिसकी वजह से 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने ये समझाया यही बता रहा है। कह रहा है सक्रोज जो है वो भी डाइसेक्राइड है, वो भी 2 शुगर यूनिट से ही बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो यहाँ पर इन्होंने 2 के एग्जाम्पल दिए हैं सक्रोज का। सक्रोज जो है वो भी डाइसेक्राइड है, वो मिलता है 2 शुगर के यूनिट्स, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे तो सक्रोज बनेगा, और ग्लूकोज मिलेंगे तो माल्टोज बनेगा, और ग्लूकोज और लैक्टोज मिलेंगे तो गैलेक्टोज बनेगा, ठीक है। ये तीनों डाइसेक्राइड होते हैं, ओके। सो अब क्या है, हाँ, द डाइसेक्राइड में भी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग भी शुगर हो सकती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकता है। अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। कह रहे हैं रिड्यूसिंग शुगर कोई भी, द रिड्यूसिंग शुगर इज एनी कार्बोहाइड्रेट विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग शुगर कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को लॉस कर सके,
एंड कॉज द रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस विदाउट हाइड्रोलाइसिस। अब होता क्या है, देखिए मैंने बताया था हाइड्रोलाइसिस जब होती है तो मॉलिक्यूल कोई भी टूट जाता है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस से मॉलिक्यूल क्या हो रहा था, हाँ टूट रहा था। जब मॉलिक्यूल टूटता है तो उनकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। हाइड्रोलाइसिस मीन्स पानी जो है वो ब्रेक हो गया, ठीक है, और मतलब बन गया हमारा, दो मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो टूट गए, ठीक है, पानी निकलता गया, मॉलिक्यूल्स टूटते गए। लेकिन एक चीज़ और भी होती है, कभी कभी कोई शुगर्स ऐसी होती हैं जिसमें एबिलिटी होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती हैं। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती हैं तो कोई ना कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ठीक है। एक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, दूसरी कोई शुगर ने आके उसको इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, या किसी भी दूसरे सब्सटेंस ने उसको क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। जैसे ही उसने लॉस किया, उसने गेन कर लिया, तो बिना हाइड्रोलाइसिस के मॉलिक्यूल्स आपस में टूट सकते हैं या आपस में रिएक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। बिना हाइड्रोलाइसिस के लॉस और गेन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस तरीके से ये जो है कुछ नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर होती हैं या ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो ऑक्सीजन को लॉस कर देती हैं, जिसकी वजह से कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल आके उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है बिना हाइड्रोलाइसिस के। ये इसकी वजह से होता है क्योंकि उनके पास एक फ्री अल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप होता है। अगर अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप अगर फ्री होगा तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लॉस और गेन हो सकते हैं। जैसे कह रहा है माल्टोज, लैक्टोज एक्सेट्रा, ये सारी क्या है, ये आपकी रिड्यूसिंग शुगर है, यानी इनके पास फ्री अल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप होता है। अब कह रहा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट विच आर अनेबल टू बी ऑक्सीडाइज, जिनके पास एबिलिटी नहीं होती ऑक्सीडाइज होने की, जिसके पास फ्री कीटोन और फ्री अल्डिहाइड ग्रुप नहीं पड़ा हुआ होता, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकती, इसके लिए ये रिड्यूस नहीं हो सकती। जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेंगी तो दूसरा सब्सटेंस इससे इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करेगा। इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री कीटोन और अल्डिहाइड ग्रुप, जैसे सक्रोज हो गया, रेफाइनर्स हो गया, ये सारी शुगर्स जो होती हैं ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करती, ये इलेक्ट्रॉन को जब लॉस नहीं करती तो कोई दूसरा सब्सटेंस इनसे इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं है, नहीं लेता तो कोई भी रिएक्शन इनके बीच में खामखा में नहीं होता। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट ट्रांसपोर्ट देयर शुगर फ्रॉम सोर्स leaf to sink fruit tissue in the form of non-reducing sugar where glycosidic bonds are formed between carbonyl groups of both sugars। क्या कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे प्लांट हो गया, वो क्या करते हैं, शुगर को ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने लीफ से लेकर अपने फ्रूट तक, और ऑल ओवर द पार्ट जो भी प्लांट का होता है वो शुगर के थ्रू अपना जो है वो ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। तो ये होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर की वजह से, जहाँ पर होता क्या है, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं उनके कार्बोनाइल ग्रुप्स में होते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप्स का मतलब होता है या तो अल्डिहाइड ग्रुप में बनेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या तो आपका कीटोनिक ग्रुप में बनेगा वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। सक्रोज इज शुगर विच इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अच्छा, इट कंटेन्स मोर एनर्जी, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ये इतनी एनर्जी एफिशिएंट होती है कि ये ट्रांसपोर्ट जो है उसके लिए भी यूज़ होती है और स्टोरेज के लिए भी यूज़ हो जाती है। ट्रांसपोर्ट के दौरान ये ऑक्सीडाइज नहीं होती। ऑक्सीडाइज का मतलब है अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देती। जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं देती तो कोई इससे इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं है, नहीं लेता तो इसकी वजह से आराम से पूरे प्लांट के अंदर ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये आपका प्लांट है, इस पूरे प्लांट के अंदर ऊपर से नीचे तक सारी ये ट्रांसपोर्ट होती रहती है और खाना पहुंचाती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बीच में ऑक्सीडाइज हो जाती, यानी ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती, तो ऑब्वियसली बात है कोई सब्सटेंस इससे इलेक्ट्रॉन लेने आ जाता। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लेने आ जाता तो होता क्या, इनके बीच में खुद का रिएक्शन लगा पड़ा होता और ये प्लांट बोलता भाई मुझे तो खाना मिला ही नहीं। तो इसके लिए ये है ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये इलेक्ट्रॉन को न लॉस करती है ना कोई इससे गेन करता है। जब ये लॉस और गेन इनके बीच में होता ही नहीं है तो कोई भी इंटरमीडिएट रिएक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से ये आराम से मॉलिक्यूल्स जो हैं ये अपना काम करती रहती है और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती। कह रहा है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ये ऑक्सीडाइज नहीं होती और किसी भी दूसरे के सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो कोई भी बीच वाला रिएक्शन होता ही नहीं है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है कोई भी बनते नहीं है और आराम से शुगर का ट्रांसपोर्ट जो है वो लगा रहता है और सारे ही प्लांट्स को खाना मिलता रहता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थोड़ा लेंदी लेक्चर था, लेकिन मैंने कंटिन्यूसली वीडियो नहीं डाल सकी थी, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा करके लेक्चर दिया है मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड को। अब इंशाल्लाह
कल वाले दिन मैं पॉलीसेकेराइड को भी कवर करूँगी। और आई होप आपको मेरी वीडियोस जो हैं, मेरे वीडियोस लेक्चर्स जो हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे, आपको पसंद आ रहे होंगे। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ये बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और जो बच्चे ट्यूशन की फ़ीस नहीं भर सकते या किसी भी रीज़न की वजह से वो नहीं जा सकते, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे। अच्छा, वीडियोस तो बहुत हैं यूट्यूब पर, लेकिन जो है वो टेक्स्ट बुक की रीडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये रीडिंग वाइज चैप्टर है, ठीक है। आप इसको पढ़ें, इसको समझें। आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है आप क्वेश्चन करके पूछें कमेंट के अंदर, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करें और इंशाल्लाह मैं आपको जवाब भी दूंगी। और चलें नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।